me share my screen. जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ज़रा मुझे मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर जो है ना मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल नहीं था। तो मैंने इसमें पीडीएफ ही इंस्टॉल किया हुआ है, बट पीडीएफ में मेरे पास हाईलाइटर नहीं है। तो आई विल ट्राई कि मैं जितना ज़्यादा क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर सकूं लेक्चर को। लेकिन अगर आपको कहीं पे कुछ चीज़ समझ ना आए तो जस्ट लेट मी नो। सो इफ़ वी क्विकली गो टू द स्लाइड जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम हमने अपना लेक्चर कंक्लूड किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने ये एएम डीमॉड्यूलेशन जो है प्रोसेस इसको डिस्कस किया था। और इसके अंदर हमने देखा था कि आपके पास जो डीएसबी एलसी सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर आप एक लार्ज कैरियर, ये जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी, ये लार्ज कैरियर वाली कंडीशन हमारे पास मीट हो रही है कि जो ए की वैल्यू है, अगर आप इसको ऐड करते हैं अपने मैसेज सिग्नल में और आपके पास सारे सैंपल जो है इफ दे बिकम ग्रेटर देन 0, तो फिर हम कहते हैं कि हम इनवेलप डिटेक्शन जो है उसको हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोहेरेंट डिटेक्शन। और इनवेलप डिटेक्शन का हमें फायदा क्या होता है? जी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। जी, बाकियों को भी शेयर नहीं हो रही या बाकियों को हो रही है? सर हो रही है सर, हो रही है। शेयर। आप अपने ना इंटरनेट का मसला है। इंटरनेट का जरा इशू है, आप अपने उसको ना रीस्टार्ट करके देखें जरा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को। अदरवाइज ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह आज शाम तक। तो अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू इट। ओके, तो हमने ये बात की थी कि जब हमारे पास डीएसबी एलसी का सिग्नल अवेलेबल होता है तो हम इनवेलप डिटेक्शन यूज कर सकते हैं। और इनवेलप डिटेक्शन इज नथिंग एल्स बट दिस डायोड, कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर। और इसकी मदद से हम अपने एक्चुअल सिग्नल के इनवेलप को डिटेक्ट कर लेते हैं, विच इज नथिंग एल्स बट दिस सिग्नल ए प्लस एम टी। और हमें बाद में क्या करना पड़ता है? वी ओनली हैव टू पास इट थ्रू अ हाई पास फिल्टर, ताकि हम ये जो डीसी कंपोनेंट ए है इसको हम रिमूव करके अपना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो है वो हम रिकवर कर सकें। तो दैट एक्चुअली मेक्स द रिसीवर मोर सिंपल देन ए कोहेरेंट डिटेक्टर। ऑल्दो अगर हमारे पास a प्लस एम टी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती, वी कैन ऑलवेज यूज अ कोहेरेंट डिटेक्टर, क्योंकि हम चूंकि कैरियर को अपने मैसेज सिग्नल के साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अस कि हम वहां से उस कैरियर को एक्सट्रैक्ट करें और उस कैरियर को यूज कर लें कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए। सो डीएसबी एलसी या फुल एएम के केस में हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोहेरेंट डिटेक्शन का भी और एनवेलप डिटेक्शन का भी। सो जस्ट टू समराइज, अगर हमारे पास ये कंडीशन मीट कर जाती है तो हम एनवेलप डिटेक्शन कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ये कंडीशन मीट नहीं करती तो वी कैन गो फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन, विच इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास कैरियर जो है वो अवेलेबल है। और हमने इस स्लाइड के ऊपर अपने लास्ट लेक्चर को कंक्लूड किया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि हमारा जो फुल एक ये सिस्टम होगा डीमॉड्यूलेटर का इन केस ऑफ डीएसबीएलसी, इट विल बी एन इनवेलप डिटेक्टर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद एक लो पास फिल्टर होगा और उसके अंदर से हम डीसी ब्लॉकर लगा के या फिर हम एक हाई पास फिल्टर यूज करके अपने मैसेज सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे और कुछ और पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे जो कि फुल एएम या एएम के केस में हमारे पास होते हैं वो पैरामीटर्स, एंड दैट पैरामीटर इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है क्या और हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। So as it says that let plus minus MP be the maximum and minimum value of your message signal. तो अगर आपका एक मैसेज सिग्नल m of t है, इसकी जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है दैट इज प्लस MP, और जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है दैट इज माइनस MP। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं। सो द एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ए मेजर बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ द पीक वैल्यूज ऑफ द मैसेज सिग्नल टू द लेवल ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, पहले तो बात ये कि ये होता क्या, विल टॉक अबाउट इट, लेकिन हम ये मेजर कैसे करते हैं? द वे वी एक्चुअली मेजर दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ योर
peak message signal to your unmodulated carrier amplitude, जो हम A हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, जब हमने एक कैरियर भेजा था which is an unmodulated carrier, उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है that is A. So MP over A, ये जो रेशो है, this actually gives you the modulation index. अब हमें ये बात पता है कि एनवेलप डिटेक्शन के लिए, जिसे हमने पहले देखा था कि जो एनवेलप डिटेक्शन हम कर रहे हैं, इसके लिए हमारी ये कंडीशन मीट होना जरूरी है which is A plus MT greater than 0. और ये चीज कब पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल इफ A is greater than MP, and it makes sense as well. अगर आपके पास नेगेटिव MP यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव MP है और A की वैल्यू उससे कम है, तो आपके पास स्टिल यू विल हैव सम नेगेटिव वैल्यूज. सो जब तक आपके पास A की वैल्यू MP से बड़ी नहीं होगी, आपके पास ये कंडीशन मीट नहीं कर सकती. ठीक है, तो अगर मेरे पास A की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू MP है, तो अगर मैं इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की एक्सप्रेशन को देखूं, ये जो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, सो इफ A इज इक्वल टू MP, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास A की जो वैल्यू है कम से कम ये इक्वल होना चाहिए या फिर ये ग्रेटर देन होना चाहिए. अगर ये इक्वल होगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, और अगर A की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन MP है, यानी कि A इज मच लार्जर देन MP, तो जब डिनोमिनेटर पे वैल्यू जो है वो बड़ी हो और न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो इट बिकम्स अ स्मॉलर वैल्यू. ठीक है, तो इस कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एनवेलप डिटेक्शन पॉसिबल तब होगा आपके पास अगर आपके पास जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में होगी. दिस इज अनदर वे टू लुक एट योर सिस्टम. अगर आप अपने सिस्टम को कहें कि मेरे लिए क्या मॉड्यूलेशन एनवेलप डिटेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आप इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स देख लें, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो हम कहेंगे कि एनवेलप डिटेक्शन हो सकता है. अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि आपके पास जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है इट इज सेम एज MP, और अगर इसकी वैल्यू 0 है या 0 के करीब है, तो इसका मतलब है कि A इज मच लार्जर देन MP, विच इज ऑल्सो द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एनवेलप डिटेक्शन, जो हम यहाँ पे ये कंडीशन देख रहे हैं. सो व्हेन A इज लेस देन MP, अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन मीट नहीं करती, तो उसका मतलब है कि जो आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. इट मेक सेंस एज वेल. अगर डिनोमिनेटर जो है इफ इट इज लेस देन द न्यूमरेटर, तो आपके पास जो रेशियो है इट विल बी मोर देन 1. इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन. सो इस केस में एनवेलप डिटेक्शन जो है इट इज नॉट पॉसिबल, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? द ओनली ऑप्शन वी हैव इज टू डू सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन या कोहेरेंट डिटेक्शन. तो ये एक दूसरा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम को मेजर कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम एनवेलप डिटेक्शन कैपेबल है या हमें कोहेरेंट डिटेक्शन करनी पड़ेगी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट. जब हम AM की बात करते हैं, बिकॉज अब हम ना सिर्फ अपने मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट हम कैरियर को भी साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो इस केस में हमें देखना ये है कि हमारे पास जो हमारे साइड बैंड्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसका एक अपर साइड बैंड है और एक उसका लोअर साइड बैंड है. तो जो हमारे साइड बैंड्स हैं, एक तो ये हमारा सिग्नल है जो ट्रांसमिट हो रहा है, और हमारा कैरियर है जो साथ ट्रांसमिट हो रहा है. अब ये जो कैरियर है ऑब्वियसली इट कैरीज नो इन्फॉर्मेशन, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये अनमॉड्यूलेटेड पार्ट है, कैरियर है आपकी ट्रांसमिशन के अंदर. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो ये AM की ट्रांसमिशन हो रही है, इस AM की ट्रांसमिशन में कितनी पावर आपके साइड बैंड्स कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी पावर आपको कंज्यूम करनी पड़ी अपने कैरियर को ट्रांसमिट करने के लिए. क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है इट शुड बी मच लार्जर देन योर मैसेज सिग्नल. तो जब आपका कैरियर लार्ज होगा तो ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम मोर पावर. तो वी हैव टू सी हाउ मच पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड फॉर द मैसेज सिग्नल, जिसको हम साइड बैंड कह रहे हैं, और हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द कैरियर इंफॉर्मेशन. सो अब हमें ये पता है कि ऑब्वियसली जब आप कैरियर ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो आपके पास एक यू कैन से इट कैरीज नो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन. यू ओनली नीड द कैरियर फॉर डीमॉड्यूलेशन पर्पस. ऑब्वियसली आप अपनी पावर को वेस्ट कर रहे हैं.
तो ऑब्वियसली जब भी आपके पास कोई चीज वेस्टेज में आ रही होती है तो वी हैव टू सी हाउ मच पावर एफिशिएंसी द सिस्टम हैज, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ ऐसी पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं जिसका आपको वैसे कोई इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई यूजफुलनेस नहीं है उसकी. सो वी कैन एक्चुअली मेजर दिस थिंग एंड दिस इज नोन एज मेजरिंग द पावर एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. सो अगर हम फुल एएम का सिस्टम देखें तो हमारे पास ये एएम सिस्टम की इक्वेशन है. हमें पता है इट इज द DSB-SC पार्ट विच इज दिस mt cos of omega ct, और उसके साथ आपने ये एक कैरियर ट्रांसमिट कर दिया विच इज a cos of omega ct. ये दोनों आपने ऐड किए और ये आपका फुल एएम का सिग्नल बन गया. सो द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज द साइड बैंड्स. हमें ये पता है कि जब भी आप DSB-SC सिग्नल भी ड्रॉ करते हैं तो आप वो एक स्पेक्ट्रम सा बना देते हैं, बट यू डोंट ड्रॉ दी लाइन स्पेक्ट्रा जो कि कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. और वो जो आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं उसका एक अपर साइड बैंड होता है और एक लोअर साइड बैंड होता है. तो जो मैसेज सिग्नल्स हैं, मैसेज सिग्नल जो है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द साइड बैंड, और जो सेकंड टर्म है ये आपके कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वी रिप्रेजेंटेड बाय दोज लाइन स्पेक्ट्रास, वो जो एक एरो की शेप में हम एक स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर देते थे. ओके, सो अब अगर मैं इन दोनों की पावर फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैरियर की पावर मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? हमें पता है कि जो हमारा कैरियर है इट इज नथिंग एल्स बट a cos of omega ct, और हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी आपके पास एक कोसाइन या साइन की आप पावर फाइंड आउट करते हैं इट इज नथिंग एल्स बट द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये आपने जब एनर्जी और पावर सिग्नल्स जब टॉपिक पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि आपने किसी एक कोसाइन या साइन की पावर फाइंड आउट की होगी तो इट वुड कम आउट टू बी द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द पावर ऑफ द कैरियर जो कि आप ट्रांसमिट कर रहे हैं. अब अगर मैं साइड बैंड की पावर की बात करना चाह रहा हूं तो आपका साइड बैंड क्या है? बेसिकली इट इज नथिंग एल्स बट दिस पार्ट जो आपका mt cos of omega ct है. ठीक है तो अगर मैं mt cos of omega ct की पावर फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में. ये जो आपको एक टिल्डा का साइन नजर आ रहा है इसके ऊपर, ये शो करता है कि आपने इसका एवरेज पावर फाइंड आउट कर ली है. यानी कि वही जो हम पावर निकालने का हमारा तरीका है कि आपके पास जो mt cos of omega ct है, इस पूरी टर्म को मैं फॉर एग्जांपल x of t कह देता हूं. तो मैं उसकी पावर कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं उसका स्क्वायर ले लूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा ओवर फॉर एग्जांपल -t/2 से t/2 तक और उसको एवरेज आउट कर लूंगा, तो दैट विल गिव मी दी एवरेज पावर. तो ये जो टिल्डा का साइन है ये शो कर रहा है कि आपका जो मैसेज सिग्नल है आपने उसकी एवरेज पावर फाइंड आउट कर ली है. तो बेसिकली आपने करना क्या है कि ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है आपने इसकी पावर फाइंड आउट करनी है जस्ट द वे यू फाइंड द पावर ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल और अ पावर सिग्नल. ठीक है, जब वो फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी विच इज PS, विच इज पावर ऑफ योर साइड बैंड. अब अगर आपने पावर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, पावर एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि ये ईटा रिप्रेजेंट कर रहा है एफिशिएंसी को, तो आपकी यूजफुल पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर, दिस विल गिव यू द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. अब हमारे पास यूजफुल पावर कौन सी है? हमारे पास वो यूजफुल पावर है जो कि आपके साइड बैंड की पावर है बिकॉज दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन. और टोटल पावर आपके पास कितनी है? इट इज योर कैरियर पावर प्लस योर साइड बैंड पावर, ये आपकी टोटल पावर है. सो नाउ इफ यू प्लग इन दीज वैल्यूज PC और PS की वैल्यू अब इनमें प्लग करें और आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपको यहाँ पे ये एक रिलेशनशिप मिलेगा कि द एवरेज पावर ऑफ योर मैसेज सिग्नल divided by a square plus average power of your message signal into 100. This will give you the percentage of the power efficiency. So अभी हम आगे एक एग्जांपल देखेंगे and we will see कि आपके पास ये efficiency किस तरह निकलती है. So we will have a look at an example as well. So the useful message information is in the sideband power, whereas the carrier power is used for modulation or demodulation. It carries no significant information. So the total power is the sum of carrier power, which is actually wasted power, क्योंकि आपको information उसमें ट्रांसमिट नहीं कर रहे, और जो साइड बैंड है वो आपकी यूजफुल पावर कहलाती है. So let's look at an example to understand the whole concept. So the question is, determine power efficiency eta and the percentage of total power carried by the side bands of the AM wave for a tone modulation when mu is equal to 0.5.
सो पहली चीज जो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझनी चाहिए कि बेसिकली हम किन किन चीजों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने पावर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, ऑब्वियसली आपने वो ईटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके साथ आपने परसेंटेज ऑफ द टोटल पावर कैरिड बाय द साइड बैंड, आपने ये बताना है क्या पावर एफिशिएंसी तो आपने फाइंड आउट कर ली, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके जो साइड बैंड्स हैं वो आपकी टोटल पावर की कितनी परसेंटेज जो है वो कैरी कर रहे हैं पावर की, ठीक है। यानी अगर आपके पास टोटल पावर है 1 तो आपके साइड बैंड्स उसका कितना परसेंट जो है वो पावर कैरी कर रहे हैं और कितना परसेंट जो है वो आपका साइड जो कैरियर है वो कंज्यूम कर रहा है। और आपका जो सिग्नल है वो क्या है, बेसिकली वो एक एएम वेव है। और एक एएम वेव क्या है, फॉर टोन मॉड्यूलेशन। टोन मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि आपका मैसेज सिग्नल जो है वो एक टोन है। टोन से मुराद है कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। So your message signal in this AM is nothing else but a tone signal. Tone means which carries just a single information. So जो tone signal होता है ये आप सिंपल एक को साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इट बिकॉज इट कैरीज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो मैं उस केस में सबस्क्रिप्ट m यूज कर लेता हूं विच इज रिप्रेजेंटिंग माई मैसेज सिग्नल। तो जो आपका मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है AM और उसकी फ्रीक्वेंसी है FM। यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट हो रहा है, बट इट इज 2 पाई FM। सो AM cos of omega mt, दिस रिप्रेजेंट योर मैसेज सिग्नल, ठीक है। और हमने साथ ये कहा कि आपका जो म्यू है, म्यू इज बेसिकली 0.5। म्यू का मतलब क्या है, इट इज MP ओवर A। अगर आपको याद हो जिस तरह आपने म्यू की वैल्यू देखी थी, ठीक है। म्यू की वैल्यू है MP ओवर A और MP हमें पता है क्या है, इट इज AM, क्योंकि दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल divided by A. A is the amplitude of the carrier. So this is another way to look at your question कि आप इसको in terms of average power भी देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये average power की expression है. This is the average power of the message signal, average power of the message signal here, and this is the A square which is the square of the amplitude. अब हमारे पास यहाँ पे A square की टर्म आ रही है। तो अब अगर मेरा मैसेज सिग्नल जो है वो AM है तो इसकी एवरेज पावर क्या होगी, ऑब्वियसली इस केस में भी हम उसको ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करूं एंड आई यूज दिस रिलेशनशिप ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0.5 और हमें पता है म्यू जो है वो MP ओवर A के बराबर है, विच इज ऑल्सो AM ओवर A, और मैं उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं इसके अंदर, तो मेरे पास ये जो पूरी टर्म है ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी, ईटा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर ओवर 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपके पास कैसे आ गए, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है पावर की, दिस इज A स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो जब आप ये एवरेज पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल को देख रहे हैं तो एवरेज पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल क्या है, इट इज AM दिस A स्क्वायर बाय 2। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो आपके पास एक 2 की टर्म आ जाएगी। यू कैन डू इट योरसेल्फ। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इस लैपटॉप में हाइलाइटर नहीं है, तो अदरवाइज मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बट यू कैन इजीली डू इट योरसेल्फ। आप सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करें, यू विल सी कि आपके पास ईटा की ये दूसरी फॉर्म आपको मिल जाएगी। फर्स्ट फॉर्म इज दिस वन, this average power of the message signal divided by A square plus M square, ये भी एवरेज पावर है। एक तो ये फॉर्म है, और दूसरा कि अगर आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर गिवन हो उसकी मदद से भी आप पावर एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी एक्सप्रेशन बनती है म्यू स्क्वायर ओवर 2 प्लस म्यू स्क्वायर। यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन, ये जो आपके पास रिलेशनशिप है, ये अभी हमने जो निकाला है ये इट इज फॉर अ टोन मॉड्यूलेटेड केस है, ठीक है। तो अब हम टोन मॉड्यूलेटेड के केस में जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसके अंदर म्यू की वैल्यू 0.5 पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें एफिशिएंसी जो मिलती है वो 11.11% निकलती है। यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ एज वेल। तो जब हमें एफिशिएंसी पता चल रही है विच इज 11.11%, और एफिशिएंसी क्या है, इट इज द यूजफुल पावर डिवाइड बाय टोटल पावर। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पावर इज कैरिड बाय द साइड बैंड। टोटल पावर आपके पास जितनी है और उसमें से यूजफुल पावर कितनी है। सो वी केम टू नो कि आपके पास जो टोटल पावर ऑफ योर साइड बैंड है इट इज जस्ट अराउंड 11%। तो एक चीज हमें यहां से बड़ी क्लियरली पता चल जाती है कि आपके पास जो फुल AM का सिस्टम है ये पावर इनएफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप 100 पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ओनली 11 जो पावर है 11% वो आपकी यूजफुल पावर यूज हो रही है,
जबकि 89% पावर आप वेस्ट कर रहे हैं अपने कैरियर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये जो फुल AM का सिस्टम है, इट इज अ पावर इनएफिशिएंट सिस्टम। लेकिन इसका हमें एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि चूंकि हम कैरियर को साथ में ट्रांसमिट कर रहे हैं, और अगर हमारे पास वो MT प्लस A ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन मीट नहीं कर रही, तो वी कैन इजीली यूज द ट्रांसमिटेड कैरियर फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन। उस केस में आपका जो रिसीवर है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज नहीं करती, बिकॉज यू डोंट नीड एनी सर्किटरी और एनी सिस्टम विच फॉर कैरियर रिकवरी पर्पस। क्योंकि हमें पता है कि अगर आपका ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के कैरियर अगर मिसमैच कर जाते हैं तो आपके पास डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो आपके पास फुल AM का जो सिस्टम है, इसके फायदे भी हैं क्योंकि आपको कोहेरेंट डिटेक्शन भी मिल सकती है, आप इनवेलप डिटेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये एक पावर इनएफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ दी जो पावर जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि आप कैरियर ट्रांसमिट कर रहे हैं विच एक्चुअली कैरीज नो इंफॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो that actually brings us to the next variant of AM, which is known as bandwidth efficient amplitude modulation। ठीक है, अब इस वेरिएंट के अंदर क्या होता है, अब पहले तो हम एक ड्रॉबैक निकालते हैं जो कि हमारे पुराने जो हमने सिस्टम्स दो डिस्कस किए हैं, विच इज DSB LC जिसे हम फुल AM भी कहते हैं, एंड DSB SC। इन दोनों के केस में एक हमारे पास ड्रॉबैक है जिसको हम ओवरकम करेंगे इस वेरिएंट के अंदर। सो सबसे पहली बात, ये जो DSB स्पेक्ट्रम है, ख्वाह वो DSB LC हो या वो DSB SC हो, इन दोनों के केस में मेरे दो साइड बैंड्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, एक अपर साइड बैंड है और एक लोअर साइड बैंड है। ठीक है, और आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम भी काफी डिटेल में ये चीज डिस्कस की थी कि आपके पास जो मैसेज सिग्नल होता है उसकी बैंडविड्थ होती है B, और जब आप उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं DSB SC से या DSB LC से, जब भी आप उसको मॉड्यूलेट करते हैं वो स्पेक्ट्रा शिफ्ट हो जाता है हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, और उसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाती है जी, याद है किसी को? जी 2B हो जाती है, क्योंकि आपके पास जो आपके पास टोटल विड्थ होती है आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज की, अब वो 2B हो गया है व्हेन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, अगेन यू कैन रेफर द प्रीवियस लेक्चर्स जिसके अंदर मैंने डिटेल में ये वाली बात डिस्कस भी की हुई है। तो आपके पास जो असल इंफॉर्मेशन थी जो कि आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, विच इज योर मैसेज सिग्नल, उसकी बैंडविड्थ है B। जबकि आप उसको जब मॉड्यूलेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूलेशन, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी, आप FDM इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंटेना साइज छोटा हो सकता है इफ यू रिमेंबर, और हम एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं जहां पे चैनल के इफेक्ट्स कम हो, तो दैट इज व्हाई वी यूज मॉड्यूलेशन फॉर। तो उन एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं। लेकिन मॉड्यूलेशन करने का ड्रॉबैक क्या होता है कि अब जो हमारा सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी बैंडविड्थ डबल हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको ओरिजिनल मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करना था तो आपको जो चैनल चाहिए था वो बी हर्ट्ज का ही चाहिए था, जो कि आपके मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है। लेकिन अब चूंकि आपने मॉड्यूलेशन कर लिया है, अब आपकी जो चैनल की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है, नाउ इट हैज बिकम ट्वाइस द बैंडविड्थ। सो जब भी आप DSP स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, इसके अंदर चूंकि दो साइड बैंड्स हैं, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, तो यू नीड द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मॉड्यूलेटेड मैसेज सिग्नल। सो मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ है उससे डबल आपको ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप खाली मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करते तो आप फॉर एग्जांपल एक कॉपर वायर पे भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिस तरह कॉपर वायर की हमें पता है कि उसकी बैंडविड्थ कम है। लेकिन जब आपने उसको मॉड्यूलेट कर दिया, उसकी बैंडविड्थ डबल हो गई, ऑब्वियसली अब वो इंफॉर्मेशन एक कॉपर वायर पे आप नहीं भेज सकते, आपको एक ऐसा चैनल चाहिए या एक ऐसी ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो, सो दैट वो उस सिग्नल को अकोमोडेट कर सके। दैट इज द इशू विद DSB SC एंड DSB LC सिस्टम्स। अब इस चीज को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बैंडविड्थ जो चैनल की बैंडविड्थ है वो तो वेस्ट हो रही है। असल इंफॉर्मेशन हमारे पास B हर्ट्ज की थी, लेकिन हमें जो चैनल चाहिए वो 2B हर्ट्ज का चाहिए, तो हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं।
तो देयर आर टू वेज जिनकी मदद से हम इस बैंडविड्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम क्वाम कहते हैं, और एक है सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें से एटलीस्ट एक को हम कवर कर लें, अगर टाइम हुआ तो विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द अदर वन एज वेल। ठीक है, तो जो क्वाम और एसएसबी है, ये दो स्कीम्स ऐसी हैं जिनको यूज करके हम अपनी बैंडविड्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। मींस कि अगर हम 2B की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं तो हम 2B की इंफॉर्मेशन ही ट्रांसमिट करें, या फिर अगर हमारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन B हर्ट्ज की है तो हम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ भी B हर्ट्ज की ही यूज करें, ताकि आपकी जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो 100% यूटिलाइज हो सके। ठीक है, तो ये दो स्कीम्स जो आपके पास हैं, क्वाम एंड द एसएसबी, ये दो स्कीम्स ऐसी हैं विच आर नोन एज द बैंडविड्थ एफिशिएंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स। सो ये दोनों स्कीम्स करती क्या है? जो क्वाम है, इट इंप्रूव्स द बैंडविड्थ एफिशिएंसी बाय ट्रांसमिटिंग 2 मैसेजेस ओवर द सेम बैंडविड्थ ऑफ 2B हर्ट्ज। तो क्वाम क्या करता है? हमें पता है कि जो हमारा एक मैसेज सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ B हर्ट्ज है, और जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हमें चाहिए वो 2B हर्ट्ज की है। तो इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ, क्वाम क्या करता है? वो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ सिंगल मैसेज, वो दो डिफरेंट मैसेजेस को उसी ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट कर देता है। उसका फायदा क्या होता है कि हमारी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है वो 2B हर्ट्ज की तो यूज हो रही थी, अब मैं उस 2B हर्ट्ज की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ में दो मैसेज सिग्नल्स ईच हैविंग B हर्ट्ज हम वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है वो 100% हो गई है, कि हमारे पास दो मैसेज चूंकि ट्रांसमिट हो रहे हैं, हमारी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन 100% एफिशिएंट है। और जो दूसरी स्कीम है हमारे पास एसएसबी की, ये आपकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करती है? एज द नेम सजेस्ट, सिंगल साइड बैंड मींस कि हम इसके अंदर अपने जो साइड बैंड्स हैं, अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड, हम उनमें से दोनों साइड बैंड्स को ट्रांसमिट ही नहीं करते। हम या लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं या फिर अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोअर साइड बैंड की बैंडविड्थ भी B हर्ट्ज है और अपर साइड बैंड की भी बैंडविड्थ B हर्ट्ज है, एंड बोथ आर रेप्लिकास ऑफ ईच अदर, दोनों की शेप एग्जैक्टली सेम होती है। सो जो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन है, इट रिमूव्स ईदर द लोअर साइड बैंड और द अपर साइड बैंड एंड यूजेस ओनली B हर्ट्ज फॉर वन मैसेज सिग्नल ट्रांसमिशन। यानी कि अगर आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी जो मॉड्यूलेशन के बाद जो आपको सिग्नल मिला है उसकी बैंडविड्थ 2B है, आप उसका एक साइड बैंड रिमूव कर दें और सिर्फ एक साइड बैंड जो है, लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड, इन दोनों में से कोई एक जो साइड बैंड है आप इसको ट्रांसमिट करें, तो उस एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए आपको खाली B हर्ट्ज की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए होगी। तो इन दिस केस आप एक B हर्ट्ज का इंफॉर्मेशन एक B हर्ट्ज की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ से उसको गुजार रहे हैं। So in both cases you can improve the bandwidth efficiency of the system either by transmitting two message signals through 2B transmission bandwidth, or by removing one side band and having a transmission bandwidth of B hertz. ठीक है? Any questions so far? Any question? No, sir. Clear? Okay. So, but before discussing these schemes, let's talk why we are still discussing AM. AM इतना significant है कि हम इसको इतनी डिटेल में डिस्कस करें, इतने वेरिएंट्स और इसके इतनी डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करें. So why it is important? So we have to actually look at its significance as well. So अगर हम रेडियो स्पेक्ट्रम को देखें तो हमें पता है कि आपके पास जो रेडियो स्पेक्ट्रम है वो डिवाइड हुआ है मुख्तलिफ बैंड्स के अंदर. सो शुरू में आपके पास इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, फिर रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है आप हायर स्पेक्ट्रास में जा रहे हैं. सो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दी रेडियो वेव्स, जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. और इन रेडियो वेव्स के अंदर आपके मुख्तलिफ बैंड्स हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, देन मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई, सुपर हाई एंड एक्सट्रीमली हाई. ये वो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, विच ऑल आर पार्ट ऑफ रेडियो वेव स्पेक्ट्रम.
और इसके अंदर जो बैंडविड्थ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज एंड इट गोज बियॉन्ड 300 गीगाहर्ट्ज। और ये जो आपको चंक्स नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर में, ये पर्पल कलर में, ये वो स्पेक्ट्रास हैं जो मुख्तलिफ डेडिकेटेड सर्विसेज के लिए यानी असाइन हुए हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास तकरीबन 100 से 300 किलोहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रा है, इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग वेव रेडियो, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर मीडियम फ्रीक्वेंसीज तकरीबन आप समझ लें कि 500 टू 600 जो आपके पास किलो हर्ट्ज है, अप टिल फ्यू मेगा हर्ट्ज, ये आपके पास एएम का स्पेक्ट्रा है, जहाँ पे आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज करते हैं। इसी तरह फिर शॉर्ट वेव रेडियो है, फिर आपके पास VHF की रेंज में आपके पास FM है, जो कि दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 मेगा हर्ट्ज के करीब उसका स्पेक्ट्रा डिफाइंड है। फिर आपके पास एक स्पेक्ट्रा है जो कि डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, ये सैटेलाइट रेडियो के लिए बेसिकली असाइन हुआ है। फिर आपके पास GSM जो है, ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये तकरीबन 1 से 2 गीगाहर्ट्ज तक असाइंड है, दैट इज फॉर योर मोबाइल सिस्टम्स। फिर 3G जो है उसका स्पेक्ट्रा आ जाता है, इट इज आल्सो इन UHF। और फिर आपके पास गीगाहर्ट्ज में सैटेलाइट टीवी है, वो सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज पे तकरीबन X बैंड में आप उसको ट्रांसमिट करते हैं, तकरीबन 18 गीगाहर्ट्ज के करीब ये फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। तो और दूसरी चीज पता चलती है कि जो आपके पास रेंज और बैंडविड्थ जो है, दे आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अगर आप लो फ्रीक्वेंसीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल VLF, LF, मीडियम फ्रीक्वेंसीज, तो आपके पास रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यू कैन यूज दीज फ्रीक्वेंसीज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लेकिन मसला यहाँ पे क्या होता है कि इन लो फ्रीक्वेंसीज पे आपके पास बैंडविड्थ की कमी होती है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल 100 किलो हर्ट्ज के ऊपर हैं या 100 किलो हर्ट्ज पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास जो बैंडविड्थ है वो 10% है, तो 100 किलो हर्ट्ज का 10% कितना होगा? इट विल बी जस्ट 10 किलो हर्ट्ज। तो उसका मतलब है कि अगर आप 10% बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, तो 10% वुड गिव यू जस्ट 10 किलो हर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ। अब यही अगर आप फॉर एग्जांपल 100 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं और उसका 10% अगर आप निकालेंगे, तो वो 10 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ होगी। तो यू कैन इमेजिन कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसीज के केस में बैंडविड्थ की कोई मसला नहीं होता आपके पास, ठीक है। और यही वजह है कि आपके पास जो नए कम्युनिकेशन सिस्टम्स बन रहे हैं, जिस तरह 5G भी है, इट इज एक्चुअली यूजिंग मिलीमीटर वेव्स, ठीक है। वो 100 ऑफ गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ऑपरेट करता है। अब उस केस में क्या होता है कि चूंकि आप मिलीमीटर वेव्स के ऊपर आप गए हुए हैं, आई थिंक इट्स अराउंड 30 से 100 के बीच में, आई थिंक देयर इज सम फ्रीक्वेंसी, बट यू कैन कंफर्म दैट। 25 गीगाहर्ट्ज जी हाँ, बिल्कुल 30 के करीब करीब था। दैट इज समथिंग व्हिच आई रिमेंबर। तो 30 गीगाहर्ट्ज के ऊपर भी अगर आप से 10% बैंडविड्थ निकाले, तो यू कैन इमेजिन कि यू विल हैव यानी हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ आपको अवेलेबल होगी फॉर योर कम्युनिकेशन लिंक। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने का मसला क्या होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी रेंज कम होती है, क्योंकि दे आर स्वेयरली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी, इसीलिए 5G के केस में भी जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पे आपको हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद यू हैव टू इंस्टॉल अ बेस स्टेशन, क्योंकि वो एक ज्यादा बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकता। इट कैन ओनली कवर अ स्मॉल एरिया जहां पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। यू नीड अ डेंस नेटवर्क टू कवर द होल मेट्रोपॉलिटन सिटी। बहरहाल ये सारी सर्विसेज अगर आप देखें तो इसके अंदर जो AM है, you can see कि it exists in the lower frequency band, so obviously we can use AM for distance communication। हम ट्रांसमिट के केस में ऑडियो ही ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो we don't actually require a much larger bandwidth as well. So most long range radio communication in the low frequency से high frequency range is done using AM technique। तो जितनी भी आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रही होगी, अगर तो आप AM ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो यू विल बी यूजिंग दिस AM स्पेक्ट्रम, या फिर आप AM को यूज कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस एज वेल, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज करें। सो दैट मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एक्चुअली कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। हाई फ्रीक्वेंसीज को यूज करके आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई AM इज वेरी इंपॉर्टेंट
and we need to discuss this technique. So जो आपके पास पहली बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम है, हम इसको रिलेट करेंगे अपनी प्रीवियस डिस्कशंस के साथ, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल. सो जो पहली टेक्निक है दैट इज द क्वाम टेक्निक, दैट इज द क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस, याद नहीं रहेगा तो डाउनलोड अटेंडेंस. ओके, सो हमारे पास क्वाम जो है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, it actually improves the bandwidth efficiency by transmitting two DSB signals using carriers of same frequency but in phase quadrature. तो जो बेसिक टेक्निक है क्वाम के अंदर वो ये है कि आप दो मैसेज सिग्नल्स यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए. अब हमें पता है कि इन दो स्कीम्स से पहले जो हमारी दो स्कीम्स थी विच आर बैंडविड्थ इनएफिशिएंट, वो DSB SC और DSB LC, ये दो स्कीम्स हैं. ठीक है, हम इनमें से सिंपल जो स्कीम है DSB SC उसको कंसिडर करते हैं इस सिस्टम के लिए, जस्ट टू हैव द डिस्कशन सिंपलर. तो हम क्या करते हैं कि अगर हम DSB SC को यूज कर रहे हो तो हमें पता है कि एक B बैंडविड्थ का सिग्नल 2B की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायर करेगा. तो क्वाम क्या करता है, ये दो DSB SC सिग्नल जो हैं उनको ऐड करके ट्रांसमिट कर देता है. अब इस केस में आपकी ट्रांसमिशन जो बैंडविड्थ है वो 2B ही रहती है, जबकि आपके जो दो मैसेज सिग्नल हैं ईच विल हैव अ बैंडविड्थ B, और जो टोटल इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो भी अब 2B की इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, अब हम अचीव कैसे करते हैं कि हम जो कैरियर यूज करते हैं दोनों मैसेज सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, वी यूज द सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी, लेकिन उन दोनों का जो फेज है वो हम 90 डिग्री या क्वाड्रेचर फेज लेते हैं. क्वाड्रेचर फेज का मतलब ये होता है कि वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है. और चूंकि हमें पता है कि हमने जब कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट देखा था तो हमने कहा था कि जो दो सिग्नल्स विच आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज फ्रॉम ईच अदर, उनकी कोरिलेशन 0 होती है. इट मींस कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, दे डोंट कोरिलेट विद ईच अदर. सो ये जो हमारे पास एक बेनिफिट है दो क्वाड्रेचर सिग्नल्स का, हम इसको एक्सप्लॉइट करके इस बैंडविड्थ एफिशिएंसी को अचीव करते हैं. सो आपके पास जो क्वाम का जो सिस्टम है इट एक्चुअली इज डेवलप्ड लाइक दिस. ये जो आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है कि आप एक मैसेज सिग्नल यूज करते हैं M1 ऑफ t और एक मैसेज सिग्नल आप यूज करते हैं M2 ऑफ t. दोनों की बैंडविड्थ जो है वो B हर्ट्ज है. ठीक है, तो B हर्ट्ज का ये सिग्नल है, B हर्ट्ज का ये एक सिग्नल है, तो टोटल बैंडविड्थ आप जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो 2B हर्ट्ज है. और जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो हमें पता है कि जब आप DSB SC करेंगे तो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है इट विल बी 2B नाउ. तो अब हमने M1 के लिए भी DSB SC किया. Here you can see in the upper half कि आपने M1 of t को cos of omega ct के साथ मॉड्यूलेट कर दिया. ये आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट पे एक DSB SC सिग्नल मिलेगा जिसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है 2B, और ये आपके पास जो M1 of t है इसकी अपनी बैंडविड्थ है B. साथ हम क्या करते हैं कि ये जो कोसाइन कैरियर हमने यूज किया था, हम इसके अंदर π/2 का फेज शिफ्ट लेके आते हैं. ठीक है, और जब हम इसके अंदर एक π/2 का फेज शिफ्ट लेके आते हैं तो दिस कॉज ऑफ ओमेगा ct बिकम्स साइन ऑफ ओमेगा ct. अब ये π/2 का फेज शिफ्ट आता कैसे है ये हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस करेंगे जो कि इसी पर्पस के लिए यूज होता है. बट फॉर नाउ हम यही कह रहे हैं कि हमारा जो एक कोसाइन कॉज ऑफ ओमेगा ct है, हम इसी सिग्नल के अंदर हम एक π/2 का फेज शिफ्ट दें तो हमें एक साइन ऑफ ओमेगा ct का कैरियर मिल जाएगा. और जो हमारा सेकंड मैसेज सिग्नल है हम इसको वही मॉड्यूलेट कर रहे हैं साइन ऑफ ओमेगा ct के साथ. अब हमें ये नजर आ रहा है कि कॉज ऑफ ओमेगा ct एंड साइन ऑफ ओमेगा ct बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी fc, लेकिन दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है. तो जब M2 जो है वो साइन ओमेगा ct के साथ मॉड्यूलेट होगा तो मेरे पास यहाँ पे भी एक DSB SC सिग्नल आ जाएगा विच इज M2t साइन ऑफ ओमेगा ct, जबकि यहाँ ऊपर मेरे पास सिग्नल है M1 of t कॉज ऑफ ओमेगा ct. इन दोनों सिग्नल्स को मैं जब ऐड कर दूंगा तो हमारे पास जो टोटल बैंडविड्थ आएगी वो 2B हर्ट्ज की होगी, और जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो भी मेरे पास 2B हर्ट्ज है. तो इसका मतलब है कि अब 100% बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही है क्योंकि आप 2B हर्ट्ज की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को 2B हर्ट्ज की इंफॉर्मेशन उसमें से गुजार रहे हैं. ठीक है, सो बोथ सिग्नल्स ऑक्यूपाई द सेम बैंड, yet two side band signals can be separated at the receiver by synchronous detection. अब चूंकि हमें पता है कि दोनों कैरियर्स 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, you cannot use any other technique to recover this information. You need to use synchronous detection. ठीक है,
तो सिंक्रोनस डिटेक्शन आप रिसीवर पे यूज करेंगे तो यू शुड बी एबल टू रिकवर बोथ द सिग्नल्स फ्रॉम द क्वाम सिग्नल, क्योंकि एक सिग्नल जो है वो कॉस के साथ मॉड्यूलेट हुआ हुआ है और एक साइन के साथ मॉड्यूलेट हुआ हुआ है। तो अगर आपके पास सिंक्रोनस डिटेक्शन अवेलेबल है, इन दैट केस यू कैन एक्चुअली रिकवर बोथ द सिग्नल्स फ्रॉम ईच अदर। लेट्स सी हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। So if the two baseband signals are M1 of t and M2 of t, the corresponding QAM signal can be written as like this. QAM signal कैसा होगा आपका? M1 of t cos of omega ct plus M2t sin of omega ct. ये इसकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है आपके QAM सिग्नल की। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास DSB SC की टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप खाली लिख देंगे M of t cos of omega ct। अगर मैं कहूंगा कि फुल AM या DSB LC की टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आप लिखेंगे a plus mt and then whole multiplied by cos of omega ct. That is the time domain representation of DSB LC signal. तो जो आपके पास QAM सिग्नल है उसकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे है? m1 of t cos of omega ct plus m2t sin of omega ct। और हमने ये देख लिया था कि ये जो पार्ट आपके पास आ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट, दिस इज द QAM मॉड्यूलेटर। अब क्वाम डीमॉड्यूलेटर क्या होगा? एज यू नो कि कोहेरेंट डिटेक्टर क्या होता है? इट इज नथिंग एल्स कि आप उसी सिग्नल को उसी कैरियर से मल्टीप्लाई करें और लो पास फिल्टर से गुजार दें। दैट इज व्हाट अ कोहेरेंट डिटेक्टर इज। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यही मॉड्यूलेट, ये जो क्वाम सिग्नल है, ये जब आपको यहाँ पे मिलेगा, आप इसको दो चैनल्स में डिवाइड कर दें। पहले चैनल में आप इसको अगेन कॉस से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है हमारे पास पहले दोबारा मल्टीप्लीकेशन से एक डिवाइड बाय 2 एक टर्म आ जाती है। उस टर्म को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो वही कैरियर जो आपके पास ट्रांसमिशन में था, वही कैरियर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉस ऑफ ओमेगा ct, और आपके पास एक सिग्नल x1 ऑफ t आएगा। इसको आप लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो आपको m1 ऑफ t मिल जाएगा। लाइकवाइज ये जो कैरियर है, इसके अंदर आप 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दें तो आपके पास 2 साइन ऑफ ओमेगा ct आ जाएगा। ठीक है, और यही क्वाम का सिग्नल जब आप इस के साथ मॉड्यूलेट करेंगे तो आपके पास x2 ऑफ t आएगा, और इसको लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो आपको m2 ऑफ t मिल जाएगा। सो हियर वी कैन सी दैट वी हैव सेपरेटेड बोथ द मैसेज सिग्नल एट द रिसीवर साइड। अब अगेन क्वेश्चन यहाँ पे फिर वही आ जाता है कि ये cos ऑफ ओमेगा ct और ये cos ऑफ ओमेगा ct एंड ये sin ऑफ ओमेगा ct एंड दिस sin ऑफ ओमेगा ct, दे हैव टू बी एग्जैक्टली द सेम। अगर आपके पास कोहेरेंट डिटेक्शन पॉसिबल होनी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास कैरियर जो है वो एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, ओके। अब अगेन अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें एट द रिसीवर साइड, अगर हम x1 को देखें, ये जो पार्ट है x1 का, वी कैन राइट दिस x1 एज कि आपके पास ये जो क्वाम का सिग्नल था जो आपने ये ट्रांसमिट किया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 cos ऑफ ओमेगा ct से। तो दिस इज 2 एंड दिस इज cos ऑफ ओमेगा ct। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगी 2 times m1 of t cos of omega ct plus m2t sin of omega ct into cos of omega ct. This is what you get after multiplying the 2 cos of omega ct with the incoming QAM signal. अब मैं जब इस कोसाइन को मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, तो हमें पता है कि m1 of t cos of omega ct जब cos of omega ct से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा cos square omega ct। cos square omega ct किसके बराबर होता है? 1 plus cos 2 omega ct divided by 2। और जब साइन ऑफ ओमेगा ct कॉस ऑफ ओमेगा ct से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा ct। ठीक है, अब जब इसके ऊपर वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप अप्लाई करेंगे तो दिस इज व्हाट यू m1 of t plus m1 of t cos 2 omega ct plus m2t sin of 2 omega ct। ठीक है, दिस इज द सिग्नल दैट यू विल गेट एट द इनपुट ऑफ दिस लो पास फिल्टर। अब ये लो पास फिल्टर क्या करेगा? ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को फिल्टर आउट कर देगा। तो हमें पता चल रहा है ये जो सेकंड टर्म है ये भी 2 ओमेगा ct पे एग्जिस्ट कर रही है, विच इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और ये जो थर्ड टर्म है ये भी 2 ओमेगा c पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इट इज आल्सो अ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो सिर्फ एक कंपोनेंट है, विच इज द डीसी कंपोनेंट ओवर हियर, विच इज m1 of t। तो ये जो पहला लो पास फिल्टर है ये सेकंड और थर्ड टर्म को फिल्टर आउट कर देगा। तो जो आउटपुट पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट विल बी योर मैसेज सिग्नल m1 of t। सेम यही काम आपके सेकंड चैनल में हो रहा होगा, जहां पे आपके पास यहाँ पे m2 of t आ जाएगा एंड द अदर 2 हायर टर्म्स विल बी फिल्टर आउट बाय द लो पास फिल्टर। ठीक है,
चलो ओके, तो इस क्वाम के केस में जो अपर चैनल है, जो ऊपर वाला चैनल जिसको हम कोसाइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कोसाइन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है चैनल, उसको हम कहते हैं इन फेज चैनल या आई चैनल। और जो बॉटम वाला चैनल है जिसको हम साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूंकि ये कॉस का क्वाड्रेचर है या 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, जो लोअर चैनल है इसको हम क्वाड्रेचर या क्यू चैनल कहते हैं। तो अगर मैं कहता हूं क्वाम सिस्टम का आई चैनल, तो इसका मतलब है मैं उस चैनल की बात कर रहा हूं जो कि कोसाइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो लोअर चैनल है, ये मैं कहता हूं क्वाम सिस्टम का क्यू चैनल, इसका मतलब है वो चैनल जो कि साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है या मॉड्यूलेट हो रहा है, दैट इज नोन एज क्यू चैनल। सो नोट दैट द क्वाम डीमॉड्यूलेशन इज टोटली सिंक्रोनस। इसके अंदर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, we have to use the synchronous detection or coherent detection for the recovery of the message signals. So an error in the phase or the frequency will result in interference between the two signals. अगर आपके पास फेज या फ्रीक्वेंसी में कोई एरर आ जाएगा, तो उस केस में आपके पास जो दोनों मैसेज सिग्नल्स हैं उन वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे। अभी तो हमें नजर आ रहा है कि जब आपके पास दोनों सिग्नल्स एग्जैक्टली क्वाड्रेचर हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो मुझे आउटपुट पे एग्जैक्टली m1 ऑफ t और m2 ऑफ t एग्जैक्टली आउटपुट पे मिल रहे हैं, बोथ आर नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। अब अगर हम क्विकली ये देखें कि अगर आपके पास दोनों जो कैरियर्स हैं, ये अगर आपस में इनमें थोड़ा एरर है तो फिर क्या होगा, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। सो हम सपोज करते हैं कि जो आपका आई चैनल है यानी कि जो इन फेज चैनल है, वो हम डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं 2 cos of omega ct प्लस थीटा के साथ, कि आपके पास जो अपर चैनल है इट इज नॉट 2 cos of omega ct बट 2 cos of omega ct प्लस थीटा, उसमें एक फेज डिफरेंस आ गया है। अब उस केस में क्या होगा, जो x1 of t होगा यानी आउटपुट ऑफ द डीमॉड्यूलेटर बिफोर द लो पास फिल्टर, इट विल बी 2 क्वाम सिग्नल इनटू cos of omega ct प्लस थीटा। अब अगेन उसी तरह जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू सी ये हमने उसी तरह उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे वही उसी तरह हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, यू विल सी इट विल कम आउट टू बी m1 of t cos of theta minus m2 of t sin of theta, this plus m1 of t cos of 2 omega ct plus theta and m2 of t sin 2 omega ct plus theta। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ, वो जो आपको याद होगा हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, साइन a प्लस बी, कॉज a प्लस बी, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है वो हम अप्लाई करते हैं। एंड वेन यू सिंप्लीफाई इट, यू विल सी कि आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं जो कि 2 ओमेगा ct के ऊपर है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर है, 2 ओमेगा ct एंड दिस इज ऑल्सो एट 2 ओमेगा ct। तो जो लो पास फिल्टर है वो इन दोनों टर्म्स को फिल्टर आउट कर देगा, जबकि हमारे पास ये दो टर्म्स जो हैं वो फिर भी बच जाएंगी। तो हमारे पास जो लो पास फिल्टर की आउटपुट है, नाउ इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि m1 ऑफ t cos ऑफ थीटा माइनस m2 ऑफ t sin ऑफ थीटा। अब अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास जो थीटा फेज डिफरेंस हमने यहाँ पे शो किया था कि हमारे कैरियर के अंदर जो फेज शिफ्ट है वो थीटा है, अगर ये थीटा 0 हो जाए, इसका मतलब है कोई फेज एरर नहीं है। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो मैं ये लो पास फिल्टर की आउटपुट को अगर देखूं तो व्हेन cos ऑफ 0 विल बी 1, तो मेरे पास m1 ऑफ t आ जाएगा, एंड sin ऑफ 0 विल बी 0, तो ये पूरी टर्म मेरी खत्म हो जाएगी। तो इट मींस देयर इज नो एरर बिटवीन देयर इज नो एरर और देयर इज नो इंटरफेरेंस। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली m1 ऑफ t का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, m1 ऑफ t का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थीटा, जो भी cos थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बिकम द एम्पलीट्यूड ऑफ m1 ऑफ t। लेकिन इसके अंदर m2 ऑफ t जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका इन फेज चैनल जिसमें आपको खाली m1 ऑफ t मिलना चाहिए था, उसमें आपको m2 ऑफ t भी मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई केस होता है, इस किस्म की इंटरफेरेंस को हम कहते हैं को चैनल इंटरफेरेंस, या इसको हम क्रॉस टॉक भी कहते हैं, कि आपको एक चैनल के अंदर दूसरे चैनल की आवाज आ रही होगी। बस इस प्रॉपर्टीज पे बात अपनी हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर हम इसी क्वाम सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली बात कि जो क्वाम सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, बिकॉज वी आर ट्रांसमिटिंग 2 मैसेज सिग्नल्स, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 2b हर्ट्ज है। ठीक है, और चूंकि ये 2b हर्ट्ज है और हमारी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी 2b हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये है आपके पास जो ट्रांसमिशन पावर है आपके क्वाम सिग्नल की समेशन ऑफ द 2 DSBSC सिग्नल पावर्स। तो
अगर क्वाम सिस्टम की मैं बात करूं कि आपको इसको ट्रांसमिट करने के लिए कितनी पावर चाहिए, चूंकि हम 2 DSP-SC सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उन दोनों सिस्टम्स की इंडिविजुअल जो पावर है आप उन दोनों को ऐड कर लें तो आपको टोटल ट्रांसमिशन पावर मिल जाएगी क्वाम सिस्टम की। फिर क्वाम इज ए कारपूल ऑफ 2 मैसेज सिग्नल्स इन ए 2 कार सीट, यानी इसका कहने का मतलब है कि क्वाम जो है ये बेसिकली जो टेक्निक है, यू कैन कंसिडर इट एज ए 2 सीट कार, और इसके अंदर हर सीट के ऊपर एक मैसेज बैठा हुआ है। तो दिस इज हाउ यू कैन कंसिडर अ क्वाम सिस्टम। सो ईच मैसेज सिग्नल हैज ए यूनिक कैरियर, दोनों के लिए कैरियर जो है वो यूनिक है, एक का बट दे आर क्वाड्रेचर इन नेचर। और की पॉइंट क्या है, सिंपल डीमॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 कैरियर्स एट द रिसीवर, और वो जो डीमॉड्यूलेशन है ये आपके पास कौन सी है, इट इज द कोहेरेंट डिटेक्शन एट दैट यू नीड एट द रिसीवर साइड। मेजर एडवांटेजेस क्या क्या है, इट डबल्स द बैंडविड्थ एफिशिएंसी। पहले आप B हर्ट्ज को 2B पे भेज रहे थे, आपने बैंडविड्थ एफिशिएंसी को डबल कर दिया, अब आप 2B इंफॉर्मेशन को 2B की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ से गुजार रहे हैं। ड्रॉबैक इसका क्या है कि इसकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि आप कोहेरेंट डिटेक्शन करें। अगर कोहेरेंट डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर द मैसेजेस एट द रिसीवर साइड इजीली। ठीक है, एक एग्जांपल है ये, हम इंशाल्लाह कल इससे स्टार्ट करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट, ये थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है, उसके बाद हम दूसरी जो स्कीम है सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन की, जो दूसरी बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम है, हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 बजे इंशाल्लाह। बट बिफोर दैट वी विल लुक एट दिस एग्जांपल बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन विद द लेक्चर। एनी क्वेश्चन? सर वो जी अटेंडेंस हो गई है जी, सर, अटेंडेंस आप दोबारा ले सकते हैं क्यों? क्योंकि मोबाइल पे मैंने ज्वाइन किया था तो वो आप मसला। अगर आपने शुरू में ज्वाइन किया है ना, और आप साइन आउट हुए हैं बीच में और फिर आपने ज्वाइन कर लिया, तो मेरे पास उसके अंदर रिकॉर्ड आ रहा होगा कि आप पहले ज्वाइन कर चुके हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सर वो नहीं ना, जल्दी ज्वाइन हुआ मेरे से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कितनी, मैंने तो अटेंडेंस अभी 10 मिनट पहले ली है, यानी 40 मिनट्स बाद आए हैं आप? नहीं सर, मैं 10 बजे तो यहाँ था तो बस फिर लैपटॉप आपकी पे। फिर आप अटेंडेंस में होंगे, डोंट वरी। तो सर एक और मसला है अटेंडेंस का, पहले 2 मेरी इकट्ठी एब्सेंट से लगी हुई हैं, वो पता नहीं क्यों लगी हुई हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ना बता दें डिटेल्स, आई विल गिव यू द आंसर देयर। ठीक है, ठीक हो गया सर। मैं आपको चेक करके बता दूंगा उसमें क्या इशू था। ठीक हो गया सर। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू एट 9:30 टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।